नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। खास चर्चा में आज हमारे साथ में खास मेहमान है डॉक्टर राजेंद्र एहनन। हम बात करेंगे रेड क्रॉस की। रेड क्रॉस की अध्यक्ष पद की कुर्सी कई सालों से खाली थी और अब रेड क्रॉस की अध्यक्ष पद की ताजपोशी हो चुकी है और अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र एहनन। बात करेंगे खास चर्चा में डॉक्टर राजेंद्र से। सर, स्वागत है वॉइस एमपी में। रेड क्रॉस पद को लेकर एक लंबे समय से अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली थी और अब आपकी ताजपोशी हो गई है, क्या कहना है? निश्चित रूप से ये जो दायित्व होते हैं, ताजपोशी मेरे हिसाब से कोई बहुत उचित शब्द नहीं है। रेड क्रॉस पूरी दुनिया में और हमारे शहर में भी, हमारे हिंदुस्तान में भी एक सेवा का बहुत बढ़िया एनजीओ रहा है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो जब आप सेवा की तरफ कदम बढ़ाते हैं या कुछ करते हैं तो मेरे को ताजपोशी शब्द कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं लगता। मेरे को ये लगता है कि हाँ, हमारे को ये दायित्व दिया गया है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो पीड़ित मानवता, जिसकी की सेवा का एक ध्येय वाक्य है रेड क्रॉस को, उसके लिए हम अगर कुछ कर सकें तो निश्चित रूप से बेहद फ़ायदेमंद होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए बहुत सारे आयाम हैं जो कि रेड क्रॉस संचालित करता है और निश्चित रूप से जब तक उनको संचालित करने वाली कोई टीम नहीं होती, कोई उस टीम का लीडर नहीं होता, तो कुछ न कुछ कमियां और कुछ न कुछ दिक्कतें तो आती है। तो अभी इसके ऊपर हमारे माननीय मंत्री जी श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा जी, हमारे कलेक्टर साहब श्री मयंक जी अग्रवाल, ये लोग काफ़ी इस चीज़ को लेके चिंतित थे और इन लोगों के ऊपर इतने सारे दायित्व रहते हैं, इतने सारे काम रहते हैं कि कहीं न कहीं हर संस्था को पूरा समय देना इन लोगों के लिए संभव नहीं होता। तो इन लोगों ने जैसे देखा कि रेड क्रॉस के माध्यम से क्या हम समाज सेवा का, पीड़ित मानवता का हम भला कर सकें, तो उसके लिए एक समिति का गठन हुआ जिसके अंदर कि मैं स्वयं इस समिति का अध्यक्ष और मेरे साथ डॉक्टर अशोक जैन और हमारे बहुत ही प्रसिद्ध और विश्वसनीय समाज सेवी जो कि अग्रवाल समाज के भी अध्यक्ष रहे हैं और जिनकी की समाज सेवा का एक लंबा इतिहास रहा है, श्री मुरारी लाल जी गर्ग सर्राफ पारसमणि वाले, हम 3 लोगों की समिति बनाई है और इसके अंदर अब जो भी गतिविधियां हैं इसको हम संचालित करेंगे और शहर हित के अंदर, समाज हित के अंदर जो भी संभव होगा वो करेंगे। पीड़ित मानव सेवा के माध्यम से रेड क्रॉस के से लोगों की सेवा की जाती है। ये रेड क्रॉस संस्था है, पीड़ित मानव लोगों की सेवा करने की संस्था है और इसी संस्था का अब कार्यभार संभाला है डॉक्टर राजेंद्र एहनन ने और उनके सहयोगियों ने। अब उनका कहना है इस संस्था के माध्यम से पीड़ित लोगों की सेवा की जाती है। ये जो संस्था है इसमें लगातार कई तरह की संस्थाएं इसमें चल रही हैं और उन संस्थाओं के माध्यम से लोगों की सेवा की जाती है। डॉक्टर साहब, देखा जाए हम बात करेंगे एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद रेड क्रॉस पे अध्यक्ष की पद कुर्सी खाली थी और लगातार कहीं ना कहीं रेड क्रॉस की जो संस्था है जो चलती है लगातार पिछड़ी जा रही थी। हम देखेंगे रेड क्रॉस के माध्यम से कई संस्था संचालित थी, लेकिन जब कोई अध्यक्ष नहीं होता है, जब उसकी संगठन का कुछ संचालित नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं दिन पर दिन वो संस्था धीरे धीरे डाउन होती जाती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि मानवता की सेवा के लिए एक सामान्य समय के अंदर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है और जब कोई महामारी आ जाए, जब कोई विशेष परिस्थितियाँ निर्मित हो जाए, तब तो उसकी ज़रूरत और ज़्यादा महसूस होती है। अभी कोरोना का तो जो प्रकोप है वो चल ही रहा है, साथ में अभी पिछले कुछ महीनों से हमने देखा कि डेंगू का जो प्रकोप बढ़ा। डेंगू के अंदर कोई विशेष इलाज नहीं होता जब तक कि मतलब विशेष इलाज नहीं होता से मेरा मतलब है कि उसकी कोई विशेष दवा नहीं होती। उसका ये एक वायरल डिसीज है कि जो आपका समय के साथ और अपनी शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति के साथ इसका निराकरण होता है। पर कुछ मरीजों में जब प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो उस समय हमको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत होती है और हमारे जो रेड क्रॉस द्वारा संचालित ब्लड बैंक है इसके अंदर
ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन, जिसमें कि हम प्लेटलेट अलग कर सकें, रेड ब्लड सेल्स अलग कर सकें, प्लाज्मा अलग कर सकें। ऐसा जो ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन है, इसकी मांग समाज द्वारा और कई समाज सेवियों द्वारा बहुत लंबे समय से की जा रही है। लगभग 10, 12, 15, 16 साल हो गए, पर अभी तक नहीं हो पाई। तो इस चीज़ को काफ़ी शिद्दत से महसूस किया गया कि रेड क्रॉस द्वारा संचालित ब्लड बैंक के अंदर इसकी बेहद ज़रूरत है। अब जब तक उस चीज़ को संभालने वाला कोई नहीं होगा, निश्चित रूप से चीज़ें पिछड़ती चली जाती है। जो 10, 12, 15, 16 साल में नहीं हो पाया और बार बार जिसका आग्रह किया गया नहीं हो पाया, तो अब हमारी समिति जो आई है, इस समिति ने टॉप प्रायोरिटी पे इस ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन की तैयारी की है। दानदाता के रूप में हमारे शहर के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर LBS चौधरी इसके लिए काफ़ी समय से आगे आए हुए हैं। उनके सहयोग से हमको ये मशीन मिलेगी और अब इस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, लगाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, हम लोगों ने, हमारी समिति ने, मतलब मैंने, डॉक्टर अशोक जैन ने, मुरारी भाई साहब ने, हम सब ने उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको रेड क्रॉस ब्लड बैंक में ही बैठ के देखा और उसका जो भी निर्माण कार्य है वो निर्माण कार्य PWD द्वारा किया जा रहा है और उसके अंदर गति लाने की हमने पूरी कोशिश की है। उसकी जो छत भरने की, जो हमारे को कुछ 2-3 कमरों का अलग से निर्माण इस चीज़ के लिए ज़रूरी था, उसके बिना हमको लाइसेंस नहीं मिलता, तो उसके लिए हम लोगों ने जो उसके छत भरने की प्रक्रिया तेज़ी लाए और लगभग मैं सोचता हूँ 5 या 6 दिन हो गए छत भरी जा चुकी है। हमारी इंजीनियर से और वहाँ के ठेकेदार से भी चर्चा हुई है। लगभग 5-7 दिन के अंदर वो जो छत को खोलते हैं, जिसके अंदर कि अपन पिलर हटाते हैं, वो कर देंगे। उसके बाद उसके अंदर जो उन कमरों का प्लास्टर और फ्लोरिंग हो जाएगा। तो मेरे को ऐसी उम्मीद है कि लगभग 10 से 15 दिन में, यानी शायद 25 दिसंबर तक हमारी ये जो निर्माण की प्रक्रिया है ये पूरी हो जाए। और निर्माण की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होने वाली होगी, 2-3 दिन बचेंगे, यानी 20-22 तारीख के आसपास, जैसी हमारी डॉक्टर चौधरी साहब से भी बात हुई है, चौधरी साहब की एक विजिट वहाँ करवा देंगे, वो उसके निर्माण कार्य से संतुष्ट हो जाएंगे, तो हम मशीनों का ऑर्डर दे देंगे। क्योंकि मशीनों का ऑर्डर जब तक हम नहीं देंगे, हम लाइसेंस की प्रक्रिया के लिए अपनी फ़ाइल आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारे ब्लड बैंक के अंदर श्री सत्येंद्र राठौर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। वो इसके जो भी फाइल को तैयार करना, उसके अंदर काफ़ी लंबे समय से लगे हैं। उनसे 5, 7, 8 बार मेरी व्यक्तिगत चर्चा हो चुकी है। हम लोगों ने फ़ाइल लगभग तैयार कर रखी है। जैसे ही हमने मशीन का ऑर्डर दिया और हमारा निर्माण पूरा हुआ, मतलब आज से 10 दिन के अंदर हम हमारी फ़ाइल को लाइसेंस के लिए इंदौर और भोपाल भेज देंगे। और वहाँ से, जैसे कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, फूड एंड ड्रग वाले, तो उनसे हमारी बात हुई है कि वो हमको ऐसा आश्वासन दे रहे हैं कि भोपाल से 10-15 दिन के अंदर उस फाइल का लाइसेंस बना के कर देंगे और उसको फिर दिल्ली भेजेंगे और वहाँ से भी 7-8 दिन में आ जाती है। तो मेरे को ऐसी उम्मीद है कि जनवरी के एंड तक, यानी मतलब निर्माण प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर हमारे पास लाइसेंस भी आ जाएगा और हम इसको ये चालू कर देंगे। और शहर के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सौगात होगी, जिसके लिए कि हमारे माननीय मंत्री जी सकलेचा जी और हमारे कलेक्टर साहब मयंक अग्रवाल, दोनों को व्यक्तिगत रूप से इसके लिए बेहद पीड़ा थी कि ये चीज़ हो क्यों नहीं पा रही है। वो दोनों बहुत लंबे समय से इसको करना चाहते थे और हम लोगों ने भी आते थे इसको प्रायोरिटी पे लिया है। तो मेरे को लगता है कि शहर के अंदर ये सौगात मिल जाएगी, जनवरी के एंड तक मिल जाएगी। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि भगवान ना करे पर डेंगू आता है, हर साल आता है। कई बार जो गर्भवती महिलाएं होती है, उनके अंदर प्रसूति के समय या सीजेरियन के समय जब प्लेटलेट कम हो जाता है, और उस टाइम अगर ये चीज़ यहीं उपलब्ध हो गई तो हमारे मरीजों को उदयपुर, अहमदाबाद, इंदौर जो जाने की ज़रूरत होती थी वो नहीं पड़ेगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब घर के अंदर इलाज हो जाएगा तो इलाज भी सस्ता होगा, सुलभ होगा, सबकी देख रेख में होगा। तो एक काफ़ी बड़ी योजना है जो लागू हो जाएगी। एक अच्छी योजना रेड क्रॉस के माध्यम से आई है कि नीमच शहर के अंदर डेंगू जैसी महामारी के बीच जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो उसको लेकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ती है। ऐसे में मरीजों को महानगरों की तरफ जाना पड़ता है। अब उसके लिए संस्था के द्वारा एक हॉल तैयार किया जा रहा है और चंद ही दिनों बाद वहाँ मशीन लग जाएगी।
सर हम बात करेंगे रेड क्रॉस को लेकर। रेड क्रॉस में देखा जाए तो कई संस्थाएं संचालित हैं। किलकारी हो गई, मुख बिद्र हो गया, ब्लड बैंक हो गया, अनाथालय हो गया, लेकिन देखा जाए काफ़ी लंबे समय से इन संस्थाओं का विकास नहीं हो पा रहा था। संस्थाएं दिन पर दिन का विकास निरंतर गिरता जाता। अब ऐसे में अब अध्यक्ष बने हैं, संस्था का गठन हुआ है, क्या लगता है कि अब विकास की गति बहेगी रेड क्रॉस में? निश्चित रूप से जैसे कि सारी जो हमारे इसके अंदर संस्थाएं संचालित हैं, जैसे कि नशा मुक्ति केंद्र, ये सोशल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसकी एड आती है। अब इसके अंदर जैसे छोटी छोटी सी चीज़ें रह जाती हैं। हमारे को इसके पिछले साल की एड नहीं मिली थी और उसका जो उनकी तरफ से कारण था कि आपके यहाँ पर सीसीटीवी नहीं है और इसलिए वो नहीं दे रहे थे। हमारी समिति ने यहाँ पर आकर जो भी अपने सुनील जी तिवारी वहाँ पर जो देखरेख करते हैं नशा मुक्ति केंद्र के अंदर, उनसे चर्चा करी। हमारे यहाँ पे जो दूसरे स्टाफ है उनसे चर्चा करी और सीसीटीवी का पूरा वो प्रोग्राम करके और हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को उसकी रिपोर्ट भेज दी। तो वहाँ से वो लेटर आ गया है कि भाई आप अपने अनुदान के लिए हमको लेटर भेज दीजिए, मिल जाएगा। तो जो हमारा 1 साल का वहाँ का जो बकाया पैसा है वो आ जाएगा तो वो संस्था निश्चित रूप से बेहतर चलने लग जाएगी। वृद्धाश्रम की जहाँ तक हम बात करें, अभी हमारे वृद्धाश्रम के अंदर 5 व्यक्ति हैं, 3 महिलाएं और 2 पुरुष। अब अभी क्योंकि यहाँ पर देख रेख की थोड़ी सी कमी थी, कौन कैसे करेगा क्या नहीं करेगा, इसलिए कुछ साफ़ सफाई की भी दिक्कत थी, कुछ उनके खाने की और कुछ उनके स्वास्थ्य संबंधित भी दिक्कत थी। उसका भी हम लोग कर रहे हैं। खाने की व्यवस्था भी हम यहाँ पर सुधारने के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत हैं। दूसरा, वृद्धाश्रम के लिए सोशल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट उसको अनुदान देता है और उसको डेवलपमेंट करने के लिए कुछ सहयोग करता है, पर उनकी अपनी कुछ शर्तें होती हैं। उनकी शर्तें ये होती है कि भाई जब तक उसके अंदर 25 वृद्ध नहीं निवास करेंगे तब तक वो उसके लिए सहयोग नहीं देते हैं। हम लोग का जो अगला प्रयास है वो ये है कि वृद्धाश्रम की एक अलग से बिल्डिंग बनाई जाए और उस बिल्डिंग के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध करा के और जिन भी वृद्धों को ज़रूरत है उनको वहाँ पर उचित सुविधा देके रख सकें। व्यक्तिगत रूप से मेरे को ये लगता है कि हमारा समाज जो कि एक प्राचीन संस्कृति वाला समाज है, उसके अंदर वृद्धाश्रम की कल्पना भी बड़ी मुश्किल लगती है, पर क्या करें, मजबूरी होती है। हकीकत जो होती है, सच्चाई जो होती है, उसको फेस तो करना पड़ता है। और अगर मान लो बदकिस्मती से किसी भी व्यक्ति को वृद्धाश्रम की ज़रूरत है तो हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि उसके अंदर उनको निश्चित रूप से घर सरीकी सारी सुविधा मिल सके, उनके मनोरंजन की व्यवस्था कर सकें, उनके उचित खान पान, देख रेख और स्वास्थ्य की हम व्यवस्था कर सकें। ये निश्चित रूप से हमारा वृद्धाश्रम के लिए प्रयास रहेगा। यहाँ पर मूक बधिर विद्यालय और छात्रावास दोनों संचालित होते हैं। अभी कोरोना काल के कारण कुछ यहाँ पे बालिकाओं की छात्रावास के अंदर संख्या कम हो गई, पर अभी भी 16 की संख्या है। अब हमारी समिति इसके अंदर एक प्रयास ये कर रही है कि जो मूक बधिर की छात्राएं जो हैं इनको एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ कुछ ऐसे हुनर सिखाए जाएं। मान लीजिए सिलाई का है, कढ़ाई बुनाई का है, कुछ न कुछ एक ऐसा हुनर जो अगर मान लीजिए वो अपने परिवार के अंदर भी वापस लौटती हैं तो वो उस हुनर का उपयोग अपने परिवार में कर सकती है। किसी को उसको आजीविका के रूप में अगर करना है तो उसके अंदर कर सकती है। और दूसरा, अभी हमारा एक और जो प्रयास हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो मूक बधिर विद्यालय और छात्रावास इंदौर में संचालित हैं, इंदौर में 2 हैं, तो वहाँ से हम तालमेल बिठा के जो बालिकाएं, क्योंकि यहाँ पर 8वीं तक की शिक्षा की व्यवस्था उसके बाद की नहीं है, तो जो बालिका यहाँ से 8वीं पास कर ले और वो आगे जाके अगर वहाँ पे करना चाहती है तो हम कुछ ऐसा तालमेल बिठाएं कि यहाँ की निकली हुई बालिकाओं को वहाँ पर एडमिशन मिल जाए, जिससे कि अगर वो अपना कैरियर बनाना चाहती है तो अच्छी तरह बना सके। क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि भाई बहुत पहले, अब बहुत ज़्यादा टीवी में देखता नहीं, पर जब पहले हम बचपन में या अपने जवानी में जब भी टीवी देखते थे तो एक 2:45-3 बजे के आसपास एक न्यूज़ आती थी मूक बधिर लोगों के लिए, जिसके अंदर कि वो साइन लैंग्वेज से वो बोलती थी और वो सारा बतलाते थे उनके लिए। तो ये भी एक बड़ी भाषा है
मान लो कि अगर ये बच्चे किसी में कोई इस भाषा के अंदर वो करके अपना कैरियर बनाना चाहें या किसी भी फील्ड के अंदर, क्योंकि कई अगर मान लो पेंटर बन जाते हैं, कई कोई फोटोग्राफर बन जाते हैं, कई और कुछ बन जाते हैं, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर हम प्रयासरत रहेंगे। मैंने अभी यहाँ पर ये भी बात करी है कि मूक बधिर विद्यालय में भी कि पिछले 5-10 साल के अंदर हमारे यहाँ से जो बच्चे निकले हैं वो आगे अब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसको हम देखें, उसकी चिंता करें। मान लो ऐसा नहीं कि वो बच्चे 8वीं पास कर गए फिर चले गए, उसके बाद उनको करने को कुछ नहीं है। तो अगर मान लो कहीं हम उनको सामाजिक रूप से मदद कर सकें तो वो हम करेंगे। इसी ढंग से किलकारी के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी हम लोगों ने ये बोला है कि भाई उनका पिछला 5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनका एक एकेडमिक रिकॉर्ड है, वो निकालें कि उन बच्चों का एक एकेडमी के अंदर परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, कि एग्ज़ाम में कैसा कर रहे हैं, कितने % मार्क्स ला रहे हैं, किस बच्चे की आगे भविष्य में किस चीज़ में रुचि है। क्योंकि किलकारी मतलब ये नहीं है कि आपने उन बच्चों को रख लिया, उनको खाना खिला दिया, सुला दिया, उठ गए और जैसे ही बड़े वो उनको समाज में फ्री छोड़ दिया। किलकारी तो एक तरह से आपका गमला है कि जहाँ पे आपने पौधा लगाया तो उस पौधे में फिर फूल खिलना चाहिए, कि वो जो बच्चा है वो बच्चा जब युवा बने तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, समाज को कुछ दे सके और अपने परिवार को पाल सके। तो उस तरह की जो आगे का दृष्टिकोण है वो हम उसके अंदर निश्चित रूप से करेंगे। काफ़ी अच्छी बात बोली अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र हिरन ने। इन्होंने साफ कहा है कि रेड क्रॉस के द्वारा जितनी संस्थाएं संचालित होती हैं, चाहे किलकारी हो, वृद्ध आश्रम हो, छात्रावास हो, इन संस्थाओं का लगातार विकास किया जाएगा और विकास के साथ में इनका उद्धार भी किया जाएगा। सर, देखा जाए लंबे समय से अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली थी। कहीं अगर रेड क्रॉस की हम बात करेंगे तो रेड क्रॉस संस्था पिछड़ती गई है, क्योंकि जब संस्था नहीं होती है, सब मेंबर नहीं होते हैं, तो उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता है। अब ऐसे में वापस संस्थाओं को किस तरह से उठाया जाएगा, किस तरह से संस्थाओं को हम देख रहे हैं कि जो रेड क्रॉस की एम्बुलेंस खराब हो रही हैं। यहाँ की अगर स्टाफ की बात करें तो स्टाफ को तनख्वाह समय पर नहीं मिल रही है, स्टाफ के लोग परेशान हैं। जब लोग नहीं होंगे तो काम कैसे कर पाएंगे। इस संस्था को वापस सही रूप से संचालित हो, उसके लिए किस तरह से कदम उठाएंगे आप? निश्चित रूप से एक तो आपने जो स्टाफ की समस्या उठाई, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी कहा कि नशा मुक्ति केंद्र के अंदर जो हमारे को 1 साल से जो एड नहीं आ पाई और उसके चक्कर में उन लोगों का 6-6 माह का जो वेतन नहीं दे पाए थे, तो उसका हमने समस्या का निराकरण किया कि भाई वहाँ CCTV कैमरा लगाना है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की निश्चित रूप से सरकार बगैर उनके नियम कायदों के तो आपको मदद कर नहीं सकते, और उनके नियम कोई बहुत दिक्कत वाले नहीं है, तो उनका वो हो गया, हमको पैसा आ जाएगा, हम वहाँ पे कर देंगे। एक और जो आपने बात करी वो जैसे यहाँ पे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र चलता है, इसके अंदर पहले भी रेड क्रॉस के माध्यम से उनको 3 पहिया गाड़ी, साइकिल भी और बैटरी ऑपरेटेड भी, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड भी, इस तरह की जो दी जाती थी। उसके अंदर क्या होता है कि सरकार मदद करती है पर उसका कुछ एक अंश समिति को देना पड़ता है। वो अगर हम दे दें तो सरकार उसका बाकी भरपाई करके और उसको वो गाड़ी मुहैया या कुछ भी वो कर देती है। तो उसके लिए निश्चित रूप से हम लोगों की समाज सेवियों से आग्रह रहेगा, उनसे अनुरोध रहेगा कि आप आगे आइए। मान लीजिए किसी 5 गाड़ियों के लिए, 10 गाड़ियों के लिए, 15 गाड़ियों के लिए, जितने के लिए भी आप देना चाहें वो अंशदान दीजिए। मैं आपको एक चीज़ का विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारी जो समिति है इसके अंदर जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे ये ट्रांसपेरेंट होंगे। इसके अंदर कहीं पर भी कुछ गोलमाल नहीं होगा, इसका भरोसा हम लोग आपको 100% दिला सकते हैं। और जब तक समाज के पैसे के लिए जब हम उसको ये नहीं बतला सकते कि भाई आपका एक एक पैसे का सदुपयोग हो रहा है, कोई भी आदमी देने में हेजिटेट करेगा। और नीमच दानदाताओं का शहर है, यहाँ पर जब उनको लगेगा कि नहीं उनके पैसे का सदुपयोग हो रहा है तो लोग आगे बढ़ बढ़ के आके देते हैं। और निश्चित रूप से हम जैसे ये भी करेंगे। और एक और जो बात थी कि यहाँ पर जो ये दिव्यांग पुनर्वास के लिए मेरे जैसे कुछ मित्र हैं जो इंदौर में या वहाँ पर, जैसे मैं डॉक्टर संजय लोंडे का नाम लेना चाहूँगा कि वो जो करते थे कृत्रिम हाथ लगाना, पैर लगाना, ये करना, तो निश्चित रूप से उन सब चीज़ों की व्यवस्था भी हम यहाँ पे करेंगे।
एक यहाँ पर जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जो चालू होता है, यानी शहर के बड़े दानदाता हैं DS चोड़े साहब, उनने इस संस्था को काफ़ी दान दिया है और उन्हीं के सुझाए गए नाम से, शायद उनके परिजन के किसी का नाम हो, जो मूक बधिर छात्रावास है, हेमंत मूक बधिर छात्रावास है, और फिजियोथेरेपी सेंटर भी उन्हीं के दान से चला था। अभी हम लोगों के आने के पहले इसको उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को दे दिया गया है जो 3 साल के लिए चला रहे हैं। आगे जो हमारी योजना है, यानी ये तो योजना है कि यहाँ पर जो कुछ चल रहा है इसको पूरा समेट के सुदृढ़ करना। आगे जो योजना है कि जैसे मेरे को मालूम है भोपाल के अंदर रेड क्रॉस का एक हॉस्पिटल चलता है, मऊ के अंदर भी रेड क्रॉस का एक हॉस्पिटल चलता है, तो हम लोग कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है और वो भी इसके अंदर इंटरेस्टेड है कि अगर होगा तो चिकित्सा सुविधाओं के अंदर जो नीमच की इम्प्रूवमेंट है, जो इसके अंदर कमियां हैं, उनको दूर करके एक अच्छा हॉस्पिटल या एक अच्छी चिकित्सा सुविधा रेड क्रॉस के माध्यम से हम उपलब्ध कराने की करेंगे। हो सकता है कुछ अब अभी, क्योंकि बहुत सारे कागज़, बहुत सारी फाइलें देखना पड़ेगी। एक और एक होता है प्राकृतिक चिकित्सा का, योग चिकित्सा का, तो हो सकता है उसका भी हम लोग एक सेंटर डेवलप करें। और बाकी तो दानदाताओं के सहयोग से, और निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान सर्वज्ञानी नहीं होता। आज हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं, और अगर मान लीजिए शहर के, समाज के किसी व्यक्ति के दिमाग में आती कि नहीं साहब ऐसा करने से और बेहतर हो सकता है, ये होता है, तो मैं और हमारी समिति निश्चित रूप से खुले दिल से उन चीज़ों को स्वीकार करेंगे और उसके हिसाब से करेंगे। क्योंकि आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है ये तो एक टेम्परेरी व्यवस्था होती है, आज हम हैं, कल दूसरा कोई होगा, कल दूसरा कोई था, पर होना शहर का, समाज का विकास चाहिए, और उसके लिए जो भी इसके अंदर सुझाव दे उनके सुझाव भी आमंत्रित हैं। और मेरा तो एक और मानना है कि आपके जो पत्रकारों की जो कौम है, इसने जैसे मेडिकल कॉलेज के टाइम पे भी बहुत अच्छा काम किया था, और क्योंकि आप लोग समाज के हर वर्ग से संपर्क में आते हैं, हर जगह आप जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो समस्याएं भी देखते हैं और उनकी क्या डिमांड है वो भी आप सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो मान लो पत्रकार बंधुओं से भी मेरा आग्रह है कि अगर उनको कुछ ऐसा लगता है कि रेड क्रॉस को ये करना चाहिए तो वो हम करेंगे। जहाँ तक एम्बुलेंस की आपने बात करी, रेड क्रॉस के पास 2 एम्बुलेंस थी, पर दोनों के अब मॉडल पुराने हो गए, 2010 या 11 के मॉडल हैं वो। एक पेट्रोल संचालित है, एक डीजल संचालित है। उसके लिए भी हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई है। कलेक्टर साहब ने भी वहाँ पर जो सिविल सर्जन साहब हैं, मिश्रा साहब, उनसे बात करी है कि वहाँ 5, 7, 8 गाड़ियाँ जो खड़ी हैं तो उनकी क्या स्थिति है, उनकी फिटनेस क्या है और उनको कैसे संचालित किया जा सकता है। क्योंकि अगर वो एम्बुलेंस अगर चालू हालत में संचालित है तो उसको, हमारा प्रयास तो ये रहेगा कि लागत मूल्य पे शहर के लिए उसको उपलब्ध करा दें, क्योंकि उसके लिए कहीं से या तो कोई दानदाता आ गया है, और या फिर अगर मरीज उसको लागत मूल्य पे ले जाना चाहे तो हम उसको कर सकते हैं। पर अभी वो जो दोनों एम्बुलेंस हैं वो जिला अस्पताल के माध्यम से संचालित हो रही है पिछले कुछ सालों से। नीमच रेड क्रॉस की संस्थाओं का विकास होगा और दानदाताओं के सहयोग से रेड क्रॉस के जितने भी संस्था संचालित हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, ऐसा कहना है डॉक्टर राजेंद्र जी एरन का। सर, आपने कहा कि काफ़ी संस्थाएं संचालित होती हैं, लेकिन काफ़ी संस्थाएं धीरे धीरे क्या उनका पिछड़ापन, क्योंकि संस्था कोई इसका मेंबर्स नहीं थे, अध्यक्ष नहीं थे। अब आपके आने के बाद में जो संस्थाओं का विकास होगा, सर्वप्रथम सबसे पहले आप रेड क्रॉस के लिए क्या करना चाहेंगे कि अध्यक्ष बनने के बाद, मेंबर चुनने के बाद में, कि ये हमारी सबसे बड़ी पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी कि रेड क्रॉस की सबसे बड़ी समस्या है, इसको सबसे पहले हल किया जाएगा? सबसे पहले जो ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन है रेड क्रॉस ब्लड बैंक की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 15-16 साल से इसकी मांग चल रही है इस शहर में। और बाकी तो ठीक है, हमको मान लो कहीं पे खाना अगर मान लो 19-20 भी मिल रहा है, हमको पसंद का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चल जाएगा। मूक बधिर के अंदर भी या वृद्धाश्रम के अंदर भी या नशा मुक्ति के अंदर मान लो जो छुटपुट समस्या है
वो इतनी गंभीर नहीं है जितनी कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन की है, क्योंकि वहाँ तो अगर प्लेटलेट कम हुए और अगर किसी की जान चली गई तो उसको आप दोबारा नहीं ला सकते, या उसको प्लेटलेट कम होने के कारण अगर मान लो नीमच से उदयपुर, अहमदाबाद या इंदौर कहीं जाना पड़ गया तो जो काम आपका उदाहरण के लिए 100 रुपये में होता है वो 400 रुपये पहुँच जाता है, और जान जाती वो अलग। तो वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि वहाँ पर हम वो करें कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन का जितना जल्दी हो उसका उद्घाटन करें। सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता वही है, और यही दर्द मंत्री जी का भी है, सखलेचा जी का भी और कलेक्टर साहब का भी। यानी कुछ बार बात आती है कि सखलेचा साहब ने जब कोरोना महामारी के टाइम पे भी घोषणा की थी कि मैं इसको 2 महीने में 3 महीने में चालू करवा दूंगा, पर टेक्निकल डिफ़िकल्टी आती है। आज मंत्री जी के पास इतना बड़ा डिपार्टमेंट है एमएसएमई का, अब उसके अंदर उनको रोज़ रेड क्रॉस के इस प्रोजेक्ट को देखना संभव नहीं हो पाता। आज मान लीजिए हमारे पास जो ये चीज़ आई है तो निश्चित रूप से हम माननीय मंत्री जी का और कलेक्टर साहब का जो सपना है इसको टॉप प्रायोरिटी पर पूरा करेंगे और शहर को उचित सौगात मिलेगी। शहर को उचित सौगात मिलेगी। ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स नापने की मशीन लगने वाली है और डेंगू जैसी महामारी को लोगों को वहाँ नापने जाना पड़ेगा। सर, देखा गया है कि रेड क्रॉस काफ़ी समय से संचालित हो रही है, लेकिन बजट की बड़ी समस्या है यहाँ पे। बजट होगा तो ही इस संस्था का विकास होगा, अगर बजट नहीं होता है तो विकास नहीं होगा। तो मैं ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से इसके अंदर, क्योंकि इसकी रेड क्रॉस की अपनी कोई आय नहीं है, ये दानदाताओं द्वारा संचालित आय है, संस्था है, तो इसके अंदर हम दानदाताओं से ही अपेक्षा रखेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि आप यहाँ पर दान दीजिए, और हम आपको इसके एवज में जो गारंटी दे सकते हैं कि आपके दान का दुरुपयोग नहीं होगा। ये हमारा उसके अंदर बिल्कुल एक विश्वास रहेगा, और हमारा एक तरह से ये दावा रहेगा कि आपको अगर मान लो आपके दान के एक भी पैसे में कहीं गड़बड़ लगे, आप हमारे कान पकड़ लीजिए। क्योंकि हमारी समिति का जो है ना, मतलब जब हम पहली बार बैठे, मैं, डॉक्टर अशोक जैन, मुरारी भाई साहब, जब हम पहली बार बैठे, हम सबका एक ही था कि भगवान का दिया अपने पास सब कुछ है, अगर हम शहर और समाज के लिए कुछ कर पाए तो ठीक है, बाकी ट्रांसपेरेंसी फाइनेंशियल, क्योंकि जो कुछ भी संस्थाओं में होती है यानी लोगों पे गड़बड़ी का यही सबसे बड़ा जो दिक्कत रहती है, वो निश्चित रूप से नहीं होगी। कोई पार्शलिटी नहीं करेंगे, और जिसको जितनी ज़रूरत है उतना उसको सहयोग दें। और रेड क्रॉस की भूमिका जब भी कोई महामारी, आपदा, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे मानव निर्मित हो, चाहे कैसी भी हो, उस समय जो पूरी सहायता के लिए खड़े होने की होती है वो हम पूरा करेंगे। रेड क्रॉस संस्था में कोई भी दानदाता अगर वो डोनेट करता है तो उन सब चीज़ों की पारदर्शिता रखी जाएगी, सब चीज़ें साफ सुथरी होगी, जिससे जनता का विश्वास रेड क्रॉस संस्था पर बना रहेगा। सर, देखा गया है कि हमने 2 साल कोरोना महामारी से लड़ा है, ऐसी कई आपदाएं थी, कई विपदाएं थी, जिसे ऐसे समय में क्या रेड क्रॉस भी नीमच की जनता की सेवा करेगा? निश्चित रूप से रेड क्रॉस नीमच की जनता की सेवा करेगा, अनौपचारिक रूप से। अब चाहे मैं यहाँ पर जो आपके इंटरव्यू के अंदर बोल रहा हूँ तो फिर अनौपचारिक नहीं रहता। कलेक्टर साहब से भी, माननीय मंत्री जी से भी हम लोगों की चर्चा हुई है, हम लोगों की मतलब हमारी समिति की चर्चा हुई है कि चिकित्सा सेवा के अंदर हम ऐसी क्या चीज़ करें कि जिससे कि जनता को तत्काल राहत का मिले। तो उसके अंदर जैसा आपने देखा होगा कि कोरोना जब हुआ था, किसी भी मरीज को अगर कोरोना हो गया तो ये माना जाता था कि उसके पूरे परिवार में हो गया, या अगर नहीं भी हुआ तो उसके पूरे परिवार की जांच का तो होता था। अब मान लीजिए अगर एक परिवार में 4 लोग हैं, आपको सीटी स्कैन और ब्लड यूरिन के इनके अगर टेस्ट कराना, एक आदमी के टेस्ट वो 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार के जा रहे थे। अगर एक परिवार के ऊपर 30-40 हज़ार रुपये का केवल जाँच का खर्चा आ जाता। आज मैं नहीं सोचता कि हमारे आर्थिक प्रगति इतनी है कि एक परिवार इस 30-40 हज़ार की जांच के खर्चों को वहन कर सके। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा था कि भाई क्या हम यहाँ पे नीमच जिला अस्पताल के अंदर सीटी स्कैन और जो ब्लड के डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इन सब चीज़ों के बड़े टेस्ट जो हैं, क्या इसके लिए हम प्रयास करें।
तो जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इसके ऊपर पहल करके एक थीटा लैब को सीटी स्कैन का एक पूरे एमपी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो हमारे नीमच में भी जल्दी ही लग जाएगी। तो एकदम से अब उसकी ज़रूरत तो नहीं बची। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे आ ही चुके हैं, और इसके बाद क्योंकि मैं खुद एक चिकित्सक हूँ, क्या ज़रूरत लगती है, मेरे साथ डॉक्टर अशोक जैन भी चिकित्सक हैं, हम लोग समझते हैं कि क्या ज़रूरत है, और कभी ऐसी जो भी ज़रूरत लगी उसको त्वरित गति से यहाँ पे हम डेवलपमेंट की कोशिश पूरी करेंगे। रेड क्रॉस में डेवलपमेंट की पूरी कोशिश की जाएगी। डॉक्टर राजेंद्र हिरन अध्यक्ष साहब ने ये बात कही है। उनका कहना है कि मैं खुद डॉक्टर हूं और मेरे जो मेंबर हैं अशोक जैन, वो भी एक डॉक्टर हैं। उस दृष्टि से देखते हुए रेड क्रॉस के अंदर चिकित्सा की सुविधाओं से कई तरह के आयाम छू जाएंगे और रेड क्रॉस संस्था के माध्यम से एक चिकित्सालय भी शुरू करने की प्लानिंग की जा रही है। आने वाले समय में एक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी रेड क्रॉस आगे आएगा। सर, देखा गया है कि और अगर हम बात करेंगे विकास की, संस्थाएं बहुत से संचालित हो रही हैं, संस्थाओं में कहीं ना कहीं कमियां भी आ रही हैं, तो क्या अब इसका गठन होने के बाद में इन कमियों को दूर किया जाएगा? निश्चित रूप से जो कमियां हैं अगर उनको दूर नहीं कर सके तो हमारे यहाँ बैठने का मतलब क्या? क्योंकि आज हम तीनों ने अगर मान लो ये दायित्व लिया है तो उसका एकमात्र कारण यही कि हम कुछ करना चाहते हैं। हमको यहाँ पर कोई न तो कोई वेतन मिलता है, ना कोई वो कुछ होता है, हमको तो कुछ करना है और ये कमियाँ ही तो दूर करना है। और अगर हम इन कमियों को दूर नहीं कर सके तो फिर हमारा यहाँ होने का मतलब क्या है? निश्चित रूप से इन सारी कमियाँ जो भी आप देख रहे हैं, और बल्कि मैं तो आप लोगों से भी, शहर के जो बुद्धिजीवी लोगों से भी है, उनसे भी यही आग्रह करूँगा कि जो कमियाँ आपको दिखें, पर प्लीज़ इसके अंदर किसी के लिए भी कोई नेगेटिव नहीं, फालतू की चीज़ नहीं, पर जो भी एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव जो भी आपको विचार आए, किसी को भी आए, वो बिल्कुल दे, उसको अपन करेंगे। क्योंकि आज ठीक है भाई समिति के अंदर हम है, पर मैं तो ये मान के चलूँगा पूरा शहर ही इस समिति में, क्योंकि हम सबको मिलकर ही तो करना है। एक आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता जब तक कि पूरी टीम नहीं हो। वो टीम अपना पूरा शहर है कि अपन सब मिलकर इसके अंदर जो भी अपन इसके अंदर उचित लगे वो अपन करें, शहर हित में करें, समाज हित में करें। रेड क्रॉस की ताजपोशी जरूर हो गई है, लेकिन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र ने साफ कहा है कि बिना टीम के संस्था नहीं चलती। और रेड क्रॉस की हम टीम की बात की जाए तो पूरा नीमच शहर रेड क्रॉस का मेंबर है, और हम लगातार दानदाताओं से अपील करते हैं कि वो रेड क्रॉस की दानदाता आगे आएँ और इस संस्था को आगे बढ़ाएं, और जो लगातार जो संस्थाएं संचालित है उन संस्थाओं का विकास किया जाएगा। एक मिनट आपको मैं जहाँ आपने आर्थिक संसाधनों की जो बात की थी, दानदाताओं से तो करेंगे ही, इसके अंदर सरकार भी कई मदों में, कई योजनाओं के अंदर पैसा देती है। मैंने आके यहाँ पर हमारे जो स्टाफ हैं इनसे यही बात करी कि ऐसे कौन कौन से हमारी योजनाएं जो राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है, जिसके माध्यम से हम लागू करके समाज हित कर सकें, और उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में हमको पैसा आता है, वो सारा पैसा हम लेके आए। क्योंकि ये क्या होता है, योजनाएं बहुत सारी होती हैं, नहीं मालूम होती है। अगर मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर उदाहरण के लिए अगर 40 रेड क्रॉस संस्थाएं, अब जिसको जो मालूम है वो अपना हक वहाँ से लेके निकल आएगा। तो हम यहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि जितनी भी योजनाओं को हम अधिकतर ला सकें, वो सारी योजनाओं ला के और सारा उसका पैसा हम यहाँ पे लेके आके इसको डेवलपमेंट करेंगे। जैसे कि नशा मुक्ति केंद्र के अंदर लगभग 75% जो राशि है वो केंद्र सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वृद्धाश्रम के निर्माण के लिए राज्य सरकार का विभाग हमको इसके लिए हमको पैसा देता है। दिव्यांग पुनर्वास के लिए जैसे कि अंशदान हम देते हैं, बाद में राज्य सरकार का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उसके लिए वो राशि देता है। तो ये सारी योजनाएं लाएंगे तो उसके अंदर क्या है कि हमारा समाज अगर मान लीजिए 1 रुपया लगाएगा तो सरकार उसके लिए 4 रुपये लगाने को तैयार है, और हमको फ़ायदा 5 रुपये का मिलेगा। निश्चित रूप से करेंगे ये। रेड क्रॉस द्वारा जितनी संस्थाएं चलती है उसके अंदर के लिए चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनसे राशि लाई जाएगी और रेड क्रॉस की संस्थाओं का विकास किया जाएगा। लगातार अब रेड क्रॉस की जितनी संस्थाएं हैं उनका विकास होगा, और नीमच की जनता दानदाताओं से लगातार यही अपील कर रहे हैं कि इसका सहयोग करें। एक बार फिर नए मेहमान के साथ फिर मिलेंगे हम, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।